ज़्यादा काम जो है बच्चों पे रहा है। और मेरे जो तजुर्बे रहे हैं बच्चों को पढ़ाने में, उन चीज़ों को बहुत मैंने अपनी आगे की लर्निंग में इनकॉर्पोरेट करने की कोशिश करी। मैंने मुशीर फ़ातिमा नर्सरी स्कूल में 2 साल गेस्ट टीचर पढ़ाया। मैं फैकल्टी ऑफ एजुकेशन में जामिया मिलिया इस्लामिया में 2 साल असिस्टेंट प्रोफेसर रही हूँ। तो मेरे पास, मैं कह सकती हूँ कि छोटे बच्चे जब स्कूल में आते हैं, बिल्कुल पहला कदम उनका नर्सरी का रहता है, तो वो स्टेज और एक टीचर एजुकेटर्स को पढ़ाना, तो वो स्टेज का भी मेरे पास एक एक्सपीरियंस है। और तमाम पढ़ाने वाले कॉन्सेप्ट्स में मैंने कुछ चीज़ें महसूस करी कि इमोशनल इंटेलिजेंस बहुत ज़रूरी है। हम एज ए टीचर्स, हम लोग जो जितने लोग यहाँ पर बैठे हुए हैं, यहाँ पर टीचर्स हैं, कंटेंट डेवलपर्स होंगे, बहुत सारे लोग बिलोंग करते होंगे, मगर सब कहीं ना कहीं एजुकेशन से कनेक्टेड हैं। और इस वर्कशॉप का मकसद ही यही है कि हम इमोशनल इंटेलिजेंस को समझ सकें, ताकि अपनी निजी ज़िंदगी में जहां हम पढ़ा रहे हैं और जहां पर हम जॉब कर रहे हैं उसको जस्टिफाई कर सकें। तो आज का जो टॉपिक है वो इंटीग्रेशन ऑफ इमोशनल इंटेलिजेंस इन द डेवलपमेंट ऑफ चिल्ड्रन। ठीक है, हम लोग IQ एंड EQ को लेकर बहुत ज़्यादा कहीं ना कहीं थोड़े से कंफ्यूज रहते हैं। हम लोग ज़्यादा, जो हमारे स्कूल सिस्टम है वो ज़्यादा फोकस कर रहा है IQ को एनहांस करने के लिए, मगर ये स्टडीज़ निकल कर आई हैं कि अगर आपके पास कंटेंट नॉलेज है और आप बहुत नॉलेजेबल हैं, इट डजंट मीन कि आप स्कूल में सक्सेसफुल रहेंगे। आप अपने आसपास के वातावरण, अपने आप निजी ताल्लुकात जितने लोगों के साथ हैं, अगर आप उन्हें बैलेंस नहीं कर पा रहे हैं, तो फिर कहीं ना कहीं आप जो है लैग कर रहे हैं अपनी लाइफ में। सबसे बड़े कुछ एग्जाम्पल्स हैं, कुछ साइंटिस्ट हैं जिनका IQ बहुत, मतलब वर्ल्ड में उनका हाईएस्ट IQ उनका कैलकुलेट करके मेजर किया गया, मगर अपनी पर्सनल लाइफ में वो कहीं ना कहीं लैक कर रहे थे इमोशनल इंटेलिजेंस को लेकर। वो अपने पर्सनल रिलेशंस को हैंडल नहीं कर पा रहे थे। और ये चीज़ प्रूव हो गई है कि आप कितने भी एकेडमिक, अगर आपका IQ अच्छा है, आप एकेडमिक्स में बहुत ज़्यादा फ्लरिश करेंगे, बहुत ज़्यादा आप बेहतर कर पाएंगे, मगर एट लास्ट हमारी ज़िंदगी कुछ चीज़ों में, टुकड़ों में बटी हुई है। हम अपनी पर्सनल लाइफ भी जी रहे होते हैं, हम अपनी एक प्रोफेशनल लाइफ भी जी रहे होते हैं, हम अपनी एक सोशल लाइफ भी जी रहे होते हैं। इन तमाम चीज़ों के अंदर हमें इन तमाम चीज़ों को बैलेंस करके लेके चलना है। बहुत सारे इमोशंस हमारे अंदर होते हैं जिनको हमें बैलेंस करने की ज़रूरत है। तो इमोशनल इंटेलिजेंस इज़ द एबिलिटी टू अंडरस्टैंड, मैनेज योर ओन इमोशनल इन अ पॉजिटिव वे। हम उस तरीके से अपने एक तो आइडेंटिफाई करें इमोशंस को और बेहतर तरीके से हम एक्ट कर सकें। हम लोगों का यही एक मेन मकसद होना चाहिए। और जितने भी यहाँ पर लोग बैठे हुए हैं, हमारा मकसद यही है कि हम इस चीज़ को समझ सकें, ताकि जब हम अपने स्कूल सेटिंग में, अपने एजुकेशन सिस्टम में जब जाएं, तो बच्चों को किस तरीके से उनके इमोशंस को हैंडल और उसको हम किस तरह बैलेंस कर सकें, वो चीज़ समझनी हमें बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, ताकि हम उनके EQ को, जिसको हम इमोशनल क्वोशेंट भी कहते हैं, इमोशनल इंटेलिजेंस को एनहांस कर सके, सपोर्ट कर सकें। ओके, एंड क्यों ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, कुछ आप लोग बता सकते हैं थोड़ा सा? मतलब क्योंकि मैंने एक चीज़ आपको बताई कि हम लोग कहीं ना कहीं एजुकेशन सिस्टम फोकस कर रहा है कंटेंट नॉलेज पर। IQ को एनहांस करने के लिए हम कर रहे हैं, रोट लर्निंग हो रही है, रट्टाफिकेशन चल रहा है, मार्क्स लेकर आने हैं। CBSE में अगर आप हो तो 95 से प्लस लेकर आओगे तभी दिल्ली यूनिवर्सिटी में आपका एडमिशन हो जाएगा। कट ऑफ इतनी ज़्यादा जा रही हैं, मगर हम लोग इस चीज़ को बहुत ज़्यादा लैक कर लेते हैं। आप कितना भी काम कर लें अपना, हमें स्कूल में ये फोकस करने की ज़रूरत है, बच्चों को ये समझाने की ज़रूरत है, जितना आप एज ए टीचर आप उन्हें कंटेंट पढ़ा रहे हैं, उसके साथ साथ उनके बच्चों के इमोशनल इंटेलिजेंस को भी आपको एनहांस करने की ज़रूरत है। क्योंकि बच्चा अगर जहनी तौर से बहुत स्ट्रांग है, मगर वो अपने निजी ज़िंदगी में बहुत स्ट्रेस, एंग्जाइटी का उसको अटैक्स आते हैं, और वो बच्चा अगर अपने एंगर को कंट्रोल नहीं कर पाता, उसको नहीं पता कि मैं किस सिचुएशन में किस तरह एक्ट करूं, तो क्या वो बेहतर परफॉर्म कर पाएगा? नहीं। वो जहाँ पर सिचुएशन में उसको बहुत कामनेस रखने की ज़रूरत है। कॉम्पिटिशन में बच्चे जाते हैं, बहुत टीजिंग होती है, बहुत ज़्यादा हू हल्ला होता है, एक दूसरे की लेग पुलिंग होती है। अगर बच्चे के अंदर वो समझ नहीं है कि मुझे इस वक्त अपने जज्बातों पे काबू करने की ज़रूरत है, और मेरी जहाँ पर मुझे अपनी इंटेलिजेंस शो करने की ज़रूरत है वहाँ मैं दिखाऊंगा, मगर इस वक्त मैं ऐसे प्लेटफॉर्म पे बैठा हुआ हूँ जहाँ पर मुझे अपने इमोशंस को बहुत कंट्रोल करने की ज़रूरत है, अगर वो समझ, और यही बात नहीं, हम अभी बच्चों के मुतालिक ज़्यादा बात कर रहे हैं, ये तमाम जो बातें हैं वो कहीं ना कहीं हमारी निजी ज़िंदगी में भी हैं। हम सबको कहीं ना कहीं एंग्जाइटी अटैक्स आते हैं जिनको शायद हम लेबल नहीं करते हैं। हमें बहुत गुस्सा आता है,
हमारी सोसाइटी मेल शोविनिस्ट सोसाइटी भी है, कई हद तक पैट्रियार्किकल सोसाइटी है, वुमेन डोमिनेंस भी है। कई जगहों पे हम बहुत ज़्यादा गलियाते हैं, तुम औरतें हो, तुम्हें तो यही सोच होती है, अरे तुम मर्द हो, तुम्हारी यही सोच है, तुम लोग तो गुस्सा ही करते हो। ये तमाम हम एक दूसरे पे कहीं ना कहीं तोहमतें ही लगाते चले जा रहे हैं। अगर ये तमाम जो हमारे इमोशनल कन्फ्लिक्ट्स हैं, ये टकरा जो रहे हैं, अगर हम इन तमाम चीज़ों को समझ लें तो क्या हम अपनी निजी ज़िंदगी की बहुत परेशानियां कम कर सकते हैं। सबसे ज़्यादा इमोशनल इंटेलिजेंस में हमें आगे मैं पढ़ूंगी, बताऊंगी आप लोगों को कि किन किन चीज़ों पे हमें फोकस करने की ज़रूरत है। ये चीज़ें जो हम कर रहे हैं, कहीं ना कहीं हम रख तो रहे हैं पैमाना कि बच्चों को हम समझ सकें, मगर कहीं ना कहीं आप इस चीज़ को अपने तरफ से भी कनेक्ट कर पाएंगे कि ये चीज़ें हमें भी करने की ज़रूरत है, क्योंकि सीखने की कोई उम्र नहीं होती। कहते हैं ना, लर्निंग स्टार्ट फ्रॉम कंसेप्शन टिल डेथ। आप जब पैदा होते हैं तब से आपकी लर्निंग स्टार्ट होती है और डेथ तक आपकी लर्निंग चलती रहती है। और लर्निंग की डेफिनेशन एक्चुअली है क्या? बहुत सारे लोगों ने डेफिनेशन दी है लर्निंग की, बट जो एक यूनिवर्सल डेफिनेशन जो निकल कर आई, निचोड़ कर, वो ये निकल कर आई कि परमानेंट चेंज इन बिहेवियर। मैं ये कहूँ, मैं सीख कर आ गई भाई, आप लोग भी यहाँ से कहें हाँ भी वर्कशॉप बहुत अच्छी थी और हम सीख कर निकल कर आए, बहुत अच्छा लगा, वो स्पीकर बहुत अच्छे थे, उनसे कनेक्ट कर पाए हम। मगर अगर हम अपनी ही पर्सनालिटी में इमोशनल इंटेलिजेंस को समझ सकें और अपनी ही लाइफ में थोड़ा सा चेंज ला सकें और उस चीज़ को एक्सेप्ट करके उसका एप्लीकेशन कर सकें, तो होगा कि हाँ, हमने एक लर्निंग करी। और इस वर्कशॉप का तमाम जो रिसोर्स पर्सन यहाँ आए होंगे, उनका मकसद यही रहा होगा, और हमारा जो मकसद है वो ये है कि हम लेकर चलें इमोशनल। एज वी नो कि हमने यही देखा है कि बहुत सारे स्मार्टेस्ट लोग जो हैं वो सक्सेसफुल सिर्फ करियर पे रह पाते हैं, बट वो कहीं ना कहीं लैक कर रहे होते हैं अपनी पर्सनल लाइफ में। तो हमें बहुत ज़्यादा समझने की ज़रूरत है कि IQ कहीं ना कहीं हमें हेल्प तो करता है हमारे एकेडमिक प्रोफेशनल लाइफ में, बट EQ आपको पर्सनल सेटिस्फैक्शन देता है। आप कितने भी अपने बिजनेस में फ्लरिश करें, अगर आप पर्सनल लाइफ में सेटिस्फाइड नहीं हैं तो आप नहीं कर सकते। और ये तमाम चीज़ें कब हमें समझने की ज़रूरत है, ये उम्र तो होती नहीं है, आखिरी तक आप सीख सकते हैं, मगर स्कूल लाइफ एक ऐसी होती है। क्यों हम ज़्यादा स्कूलिंग पे फोकस करते हैं? क्योंकि बच्चा उस वक्त एक कमज़ोर और एक बहुत हल्के ढांचे की तरह होता है, मटके की तरह, जिसको आप जिस तरह जो रूप देंगे वो वैसा ही शेप ले लेगा। तो स्कूलिंग पे ज़्यादा फोकस इसलिए होता है कि बच्चे की एक तो मेंटल स्टेटस ऐसा होता है कि वो लर्निंग की उसकी कैपेसिटी ज़्यादा होती है, कंसंट्रेशन स्पैन ज़्यादा होता है, और बच्चे को ये मालूम होता है कि ये मेरा एक दौर चल रहा है जिसमें मुझे बहुत सारी चीज़ें समझनी है, सीखनी है और अपनी निजी आने वाले वक्त में उसको अप्लाई भी करना है। तो इमोशनल इंटेलिजेंस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, बट हमारा किस चीज़ पे फोकस है? ज़्यादा IQ पर। वो चीज़ हमें ज़्यादा समझने की ज़रूरत है कि हमें किस तरह बैलेंस करना है, बच्चे की इमोशंस को कब कब समझना है, आइडेंटिफाई करना है, और उसको क्योंकि जब आपने कभी अपनी पर्सनल लाइफ में बहुत सारे कनेक्टेड आपके लोग होंगे, जो फ्रेंड्स होंगे, रिलेटिव्स होंगे, बच्चे होंगे, भतीजे भांजी, जब आपको लगता होगा कि यार ये किसी जहनी परेशानी से गुजर रहा है, तो आप उससे किस तरह बात करते हैं? हाँ भाई, क्या परेशानी इधर आओ, करेंगे क्या आप इस तरह बात? आप उसे पहले कंफर्ट जोन में लेके जाएंगे। अरे आप अगर थोड़ा सा भी आपको इल्म हो चुका होगा ना कि कहीं ऐसा तो मामला नहीं है, कुछ चल रहा है इसकी ज़िंदगी में, तो या तो आप अपनी कहानी बुनेंगे या फिर उसे उस ट्रैक पे लेकर आएंगे जहाँ वो कंफर्टेबल होकर आपसे अपनी बात कह सके। तो ये चीज़ें जो होती हैं, ये आपकी भी स्मार्टनेस पे डिपेंड करती है। तो हम यहाँ पर जितने भी टीचर एजुकेटर्स हैं, एजुकेशन सिस्टम से बिलोंग करते हैं, अगर हम बच्चों के इमोशनल इंटेलिजेंस को सपोर्ट करने के लिए और उनके इमोशनल इंटेलिजेंस को एनहांस करने के लिए काम करने के लिए बैठे हैं, तो कहीं ना कहीं हमें अपने पे भी वर्क करना पड़ेगा। जब मुझे पता चला मुझे EQ पे बात करनी है तो मैं थोड़ी सी घबरा गई, क्योंकि निजी ज़िंदगी में हम कितना बेहतर, मैं पोडियम पे खड़े होकर बोलूँ, बट कहीं ना कहीं मुझे भी एंग्जाइटी अटैक्स आते होंगे, मुझे भी गुस्सा आता होगा। और मैं आज उन मौज़ों पे बात कर रही हूँ कि भाई बेहतर बनना है, आपको अच्छी तरह एक्ट करना होगा, अपने गुस्से पर काबू करना है। नहीं, आप बड़ी हैं, आपको बहुत अच्छी तरीके से करना होगा, पेश आना है आपको, आप बड़ी हैं। मगर जब निजी ज़िंदगी में मैं अपने जाऊँगी, तो जब गुस्सा आ रहा है तो भाई गुस्सा आ रहा है, मुझे नहीं पता मुझे अपने जज्बातों पे कब काबू करना है। मैं इंसान हूँ। आपको यही चीज़ समझने की ज़रूरत है कि आप आइडेंटिफाई करें, मगर हम कभी भी किसी चीज़ को ख़त्म नहीं कर सकते। गुस्से को अगर मैं कहूँ कि मैं अपनी मरते दम तक मैं गुस्से को ख़त्म कर दूँगी, तो शायद मैं अपने आप को धोखा दे रही हूँ और अपने ज़मीर को गलत बोल रही हूँ। मैं ये कह सकती हूँ कि आज मैं जितने गुस्से की हूँ, शायद वक्त के साथ साथ समझ आती चली जाएगी, मैं उसकी
मिकदाद और जो तादाद है वो उसको कम कर दूंगी, कंट्रोल करना सीख लूंगी। हो सकता है एक बेहतर सिचुएशन में, एक सिचुएशन में बहुत बेहतर तरीके से एक्ट कर लूँ और कुछ सिचुएशन में मैं थोड़ा चाइल्डिश बिहेव कर लूँ, हो सकता है। तो हम लोगों को ना ये भी समझने की ज़रूरत है कि अगर हम EQ पे बात कर रहे हैं तो हमें कहीं ना कहीं पहले अपने पर्सनल लेवल पे भी काम करना पड़ेगा, ताकि जब आप कुछ बोलें तो आपके लिए थोड़ा जस्टिफाइबल हो। ये ना हो कि हम बैठे हुए हैं गुनाहगार और बोल रहे हैं अल्लाह अल्लाह अल्लाह। तो कहीं ना कहीं हमें अपने ऊपर भी वर्क बहुत ज़्यादा करने की ज़रूरत है। इमोशनल इंटेलिजेंस में आपकी कहीं ना कहीं IQ वर्क करती है, आप उसका रिफ्लेक्शन दिखता है, क्योंकि नॉलेजेबल इंसान कहीं ना कहीं अगर उसको कंटेंट नॉलेज है, वो उसको पता है कि किस तरीके से कन्वे करना है, कनेक्ट करना है किसी से, आप जो नॉलेजेबल होता है वो ज़्यादा कनेक्ट कर पाता है। मगर कई सारे लोग होते हैं जो बहुत इफेक्टिव होते हैं, कई ऑफिसर्स, हायर ऑफिसर्स HR मिनिस्ट्रीज़ में या फिर आप कोई कंपनीज़ में ले लें, क्यों लोग इतने हायर लेवल तक चले जाते हैं? कम्युनिकेशन स्किल्स, उनका पीछे से बैकग्राउंड देखा जाता है कि क्या उनके अंदर टीम वर्क था, क्या उनके अंदर वो स्किल्स थी। ये इमोशनल इंटेलिजेंस अ कलेक्शन ऑफ स्किल्स है, बहुत सारी स्किल्स का एक कलेक्शन, जिसमें आपको अपना मैनेजमेंट करना है, अपने इमोशंस को लेकर समझना है, आइडेंटिफाई करना है और उस पर वर्क करना है। सिर्फ काम ये नहीं कि आपने हाथ ढूंढ लिया कि मेरे इमोशंस इस तरीके से और इस तरह बहाव में है। ये चीज़ें आपको बहुत ज़्यादा, इमोशनल इंटेलिजेंस किन किन चीज़ों को इफ़ेक्ट करती है। इमोशनल इंटेलिजेंस आपके स्कूल लेवल पे, अगर आप स्कूल में सपोज हैं, आप फर्स्ट क्लास, आप 90% लेकर आ रहे हैं, मगर आपके अंदर वो इमोशनल इंटेलिजेंस नहीं है कि जो आप बच्चों से अपने पेयर ग्रुप के साथ कनेक्ट कर सकें। कई बच्चे आपने देखा, आप लोगों का सबका स्कूलिंग का एक्सपीरियंस रहा, टॉपर रहे, कुछ टॉपर आपके बहुत अच्छे रहे होंगे और कुछ थे टॉपर जो बहुत एरोगेंट थे, बात करना पसंद नहीं करते। तो आप कहते थे यार 90 लेकर आ गए तो समझ क्या रहे हो अपना आपको, अंदर नहीं अंदर हम ऐसे बात करते थे। अलग बात है कि हम बोलते नहीं होंगे, मगर क्या था, हो सकता है कि उनके अंदर सोशल कनेक्टिविटी की प्रॉब्लम कहीं ना कहीं वो लैक कर रही हो, उनको नहीं पता कि बाकी से किस तरह बात करनी है। और कई लोग इस चीज़ में मास्टरी समझ लेते हैं कि बस मैं, कई लोगों को ना यही गलत फहमी है कि अगर मुझे नॉलेज है, मैं अच्छे स्कोर कर रहा हूँ तो मैं ज़िंदगी में बेहतर रहूँगी। नहीं, अगर आपके अंदर सूझबूझ नहीं है, अपने इमोशंस को कंट्रोल करने की सलाहियत नहीं है ना, तो हम कहीं पर भी बेहतर नहीं रह पाएंगे। अगर आप वालिद भी होंगे, आप लोग एक शौहर भी होंगे, एक बेटे भी होंगे, एक भाई भी होंगे, तमाम रिश्ते हम ये 4 तो हैं ही हैं, चचा नाना वाले अलग कर लो, मेन 4 ले लेते हैं। अगर हम इन तमाम 4 रिश्तों में बेहतर, हम अपने पर्सनल प्रोफेशन में बहुत अच्छा कर रहे हैं, मैं 1.5 लाख कमा रही हूँ या 1 लाख कमा रही हूँ, मगर जब अपने पर्सनल वर्ल्ड में जाती हूँ, वहाँ मैं अगर अपने इमोशंस को कंट्रोल नहीं कर पा रही हूँ तो ज़िंदगी नहीं है। कहते हैं ना कि अच्छा आदमी कौन है, उसकी बीवी और उसके बच्चों से पूछो, वो असली हकीकत बताएगा। बाहर तो हम बहुत बेहतर एक्ट कर सकते हैं। तो पर्सनल लाइफ में हमें स्कूलिंग पे फोकस करना चाहिए कि स्कूलिंग में बच्चों को अगर हम इन चीज़ों पे फोकस करेंगे तो आगे जो है ना वो चीज़ें फिर प्रैक्टिस में होती चली जाएंगी और वो चीज़ें उनके लिए एक दिनचर्या की चीज़ हो जाएंगी कि नहीं, ये एक सिचुएशन है जहाँ मुझे अपने इमोशंस को कंट्रोल करना है, मैनेज करना है, ऑर्गेनाइज करना है, और कहाँ मुझे गुस्सा दिखाना है। हम लोग क्या करते हैं, जहाँ गुस्सा दिखाना चाहिए वहाँ खामोश हो गए और जहाँ नहीं दिखाना चाहिए वहाँ ब्लास्ट हो गए। यही चीज़ें हमें बच्चों को सिखानी है कि बेटा वक्त आने पे दिखाना इमोशनल इंटेलिजेंस, क्योंकि बच्चा जिस दौर से, आप लोग जिस ग्रुप को टारगेट कर रहे हैं, जिनको पढ़ा रहे हैं, वो बच्चा एक एडोलेसेंट स्टेज की तरफ जा रहा है। वो बच्चा अपनी आइडेंटिटी को लेकर क्राइसिस में है ना, वो बढ़ रहा है 13 साल की उम्र की तरफ। वो बच्चा नहीं जानता कि मैं क्या, मेरे अंदर बॉडी में चेंजेस आ रहे हैं। बॉडी में चेंजेस से ज़्यादा उनके इमोशनल चेंजेस आ रहे होते हैं, वो समझ नहीं पा रहे होते हैं। मतलब ऐसा लगता है, उसको कहा जाता है, कई सारे साइकोलॉजिस्ट ने कहा, जैसे एक समुद्र में जो लहरें उठ रही होती हैं उस तरह जज्बात होते हैं बच्चों के अंदर। तो और उसी वक्त में बच्चे बहुत एक्सपेरिमेंट करते हैं, बहुत ज़्यादा चीज़ें उन लोगों को कई जगह से सही इन्फॉर्मेशन मिल जाती है, कहीं से बुरी मिल जाती है, और कहीं से उनको नहीं पता होता हमें कंट्रोल किस तरह करना है। यही वक्त होता है जब बच्चा बहुत ज़्यादा एग्रेसिव होता है ज़्यादातर। उसके बाद थोड़ा सा जैसे वो एडोलेसेंट स्टेज से एडल्टहुड की तरफ जा रहा होता है, टीन एज की तरफ जा रहा होता है, एक लेवल ऑफ मैच्योरिटी स्टार्ट हो जाती है। मगर जितना उछाल और जिगजैग, जिसको हम कहेंगे कि हमारा ऊपर नीचे रहता है टाइट्स की तरह,
वो ये एक एज ग्रुप होता है 6 to 13, जहाँ बच्चा कहीं ना कहीं अपनी आइडेंटिटी को लेकर क्राइसिस में होता है, अपने इमोशंस को लेकर होता है, वो नहीं जानता कि मैं क्या फील कर रहा हूँ। आप लोगों ने इस किस्म के ग्रुप के बच्चों के साथ बात करी है? जो बच्चे इस ग्रुप के होते हैं, टैकल किया है जी। तो इन तमाम चीज़ों को करते में हमें बहुत प्रॉब्लम आती है कि बच्चा एक्चुअली किस दौर से, किस जहनियत से गुजर रहा है। अगर हम इन तमाम चीज़ों पे, ये एक बहुत ही क्रिटिकल, कहते हैं ना कि बहुत नाजुक वक्त होता है एक बच्चे की ज़िंदगी का, हम उसे समझ लें और उसको उसके हिसाब से मोल्ड कर लें, तो शायद हम कुछ बेहतर काम कर सकें। हमारे सर अभी थोड़ा सा रह गया है। एक तो आपकी इमोशनल इंटेलिजेंस आपके वर्क प्लेस को इफ़ेक्ट करती है। आप अपनी कॉम्प्लेक्सिटीज़, वर्क प्लेस पे बहुत टेंशन रहता है, बट आपको अंदर बहुत गुस्सा आया, आपके कलीग्स काम नहीं कर रहे हैं या बच्चे पेयर ग्रुप में काम कर रहे हैं, आपने उनको सिखाए कि तुम्हें हमने क्लास का लीडर बनाया है, हमने एक टीम आपकी बनाई, आपको एक बेहतर तरीके से काम करना है, आप एक लीडर हैं, टीम हेड हैं, तो आपको किस तरह अपने इमोशंस को रखना पड़ेगा। नीचे के लोग बहुत उछलेंगे, गुस्सा करेंगे, आपको अपने गुस्से को कंट्रोल में रखना है और बाकियों को बहुत काम रखना है। तो वो चीज़ें आप इस स्टेज में सिखाते हैं। और कहते हैं ना, लाला के पाए पालने में नजर आ जाते हैं। बच्चे जब छोटे होते हैं ना, एक फिलॉसफी में कहा जाता है टेबुलर रसा, अ चाइल्ड्स माइंड इज लाइक अ टेबुलर रसा, एक ब्लैंक स्लेट की तरह है। और हम तमाम जो उस्ताद और वालिद वालदैन हैं, हम ही होते हैं जो उस स्लेट पे लिखते हैं, और जो हम लिख देंगे वो ताउम्र वही रहेगा। बचपन की बातें आज भी अगर हम आपसे पूछने बैठूं तो शायद पूरा दिन भी कम पड़ेगा। कुछ बातें बचपन की हमें ज़्यादा याद होंगी, परसों किसने हमसे क्या कहा था याद नहीं होगा, मगर हमें बचपन की बातें याद है। तो बचपन में, स्कूलिंग की एज में जो बच्चों पे बहुत फोकस रहता है, सिखाने का जो एक एज होता है, लर्निंग की उनकी कैपेबिलिटीज़ ज़्यादा होती हैं, उसमें वो ग्रास्पिंग लेवल ज़्यादा होता है, वो समझ लेते हैं। और यही चीज़ अगर आपको बचपन में समझ आ जाए तो मुझे लगता है कि एडल्टहुड में जब बच्चा आता है वो एक बेहतर पर्सन निकल कर आता है। इस चीज़ पे आज के टाइम में बहुत कम फोकस किया जा रहा है। आज क्या हो रहा है, हर बच्चे को दौड़ में लगवाया जा रहा है कि तुम अच्छे मार्क्स ले आओ तो तुम बेहतर इंसान बन जाओगे। मगर आप लोगों को पता है, हिंदुस्तान की सबसे यंगेस्ट यूथ है, मतलब हम लोग इंडिया में सबसे ज़्यादा पॉपुलेशन यूथ की है। दुनिया में शायद ही इतने जवान किसी मुल्क में होंगे जितने हिंदुस्तान में। रिसर्च भी निकल कर आई है, सबसे ज़्यादा डिप्रेशन के मरीज भी हम हैं। ये परेशानियां आई कहाँ से? ये हमने ही करी हैं। एक तो कंपटीशन बहुत ज़्यादा कर लिया हमने, शर्मा जी के बच्चों से कंपेयर करते रहते हैं। शर्मा जी का बच्चा देखा 98 लेकर आया है, और ये शर्मा जी के बच्चे आज तक हमें दिखे नहीं, जिनके हमें वालिद वालिदैन ने हमें एग्जाम्पल्स दिए हैं। मुझे समझ नहीं आता। वैसे मेरे पड़ोसी ज़रूर शर्मा जी थे, मैकेनिकल इंजीनियर, आज कनाडा में है। मगर ये है कि हम लोग बच्चों के इन मौज़ों पे बात नहीं कर रहे। हम एज अ टीचर, पेडागॉजी ऑफ इंग्लिश, पेडागॉजी ऑफ सोशल साइंस, पेडागॉजी ऑफ मैथमेटिक्स, इन तमाम चीज़ों को किस तरह, इन कॉन्सेप्ट्स को पढ़ाया जा सकता है, इन चीज़ों पे, मौज़ों पे बातें बहुत कर लेते हैं। मगर जो बहुत इंपॉर्टेंट है, आखिर में जब आप दुनिया से इंसान रुखसत करता है, कई रिसर्चेस निकल कर आई हैं कि आखिरी में जब वक्त होता है तो उसको पीछे की चीज़ें याद आती हैं। और ये भी कहा जाता है कि तुमने अपनी पूरी ज़िंदगी ना निचोड़ के, एक तजुर्बा बहुत छोटा सा करके उसके जहन में आता है, जो रिसर्च में निकल कर आया। तो क्या तुम पूरी ज़िंदगी तुमने क्या करा, खुशी खुशी ज़िंदगी काटी कि गमगीन काटी, कुछ दे के गए, जो कुछ दे के गया होगा, जिसको दिली सुकून मिला होगा, कहते हैं कि आखिरी वक्त उसको बड़ी खुशी होकर वो दुनिया से रुखसत होता है। और हम दुखी किस तरह होते हैं कि हम सेटिस्फाई नहीं हो पा रहे अपनी लाइफ में, हमें वो सेटिस्फैक्शन नहीं है, हमें जहनी सुकून नहीं है। और जहनी सुकून कहीं ना कहीं हमारे अपने अखलाक की वजह से भी रहती है। मैं अपना पर्सनल एग्जांपल लेती हूँ। मुझे बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है, बट मैंने अब अपनी इन चीज़ों पे काम करना शुरू करा है। मैं एक बच्ची की माँ हूँ। मेरी बच्ची सुबह 6 बजे सोती है और मुझे बहुत गुस्सा आता है क्योंकि मुझे फिर सुबह उठ के काम करना है घर का। मैं जॉइंट फैमिली में हूँ। मैं बता तो रही हूँ, जब ये टॉपिक मुझे दिया गया मैं बड़ी डर गई कि मुझे इस चीज़ पे बात करनी है, मुझे बहुत परफेक्ट का दिखाना होगा। बट मैंने ये सोचा कि जिस वक्त मैं तमाम बातों पे बात करूँगी, मैं अपने भी कुछ एग्जांपल्स दूंगी कि मैं इस तरह परेशानियों का सामना कर रही हूँ, बट मैं किन चीज़ों पे काम कर रही हूँ। ये चीज़ें हमें एक एग्जाम्पल्स जो है ना, हमें इंस्पायर करते हैं कि नहीं, ये चीज़ें सब में होती है, एक्सेप्टेंस करने की ज़रूरत है और उन पर वर्क करने की ज़रूरत है। तो 3 बजे के बाद मैं जय माँ काली हो जाती हूँ, मुझे बहुत गुस्सा आता है। बट मैंने उस चीज़ पे ये महसूस करा कि मैं जिस तरह गुस्सा दिखा रही हूँ मैं अपनी बच्ची पे, गलत बात है। उसको नहीं पता, उसे उसका स्केड्यूल स्लीपिंग का पैटर्न ही
टेढ़ा हुआ है, बिल्कुल उथल पुथल है, बट मुझे अपने पे गुस्सा करने की ज़रूरत अपने पे है, ना कि उस बच्ची को दिखाऊं। तो छोटी सी है, बट मैंने जब 2-3 बार गुस्सा करा, मुझे बहुत अंदर से शायद मेरा ज़मीर थोड़ा सा बचा हुआ है जो मुझे महसूस एकदम हो गया, और मैंने उस चीज़ पे कंट्रोल करना ये शुरू करा कि जो इंसान नहीं समझ सकता या वो छोटी है, उसकी लेवल ऑफ इंटेलिजेंस इतनी ज़्यादा नहीं है, तो मैं क्यों दिखाऊं। बच्चे का स्केड्यूल समझने की ज़रूरत है, उस पर वर्कआउट करने की ज़रूरत है। और छोटे बच्चे जो होते हैं, मैंने बताया कि बहुत सारी स्टेजेस होती हैं, हर बच्चा अपनी एक उम्र में अपनी स्टेज पे एक अलग इंसान होता है। आप और हम जो 2 साल पहले थे, आज जो हैं बहुत मुख्तलिफ हैं, और 2 साल के बाद हम एक बहुत डिफरेंट पर्सन होंगे। और जब एक वक्त आएगा जब हम बुढ़ापे की तरफ बैठे होंगे और अपनी कुछ गलतियों को याद करेंगे, तो कहेंगे यार ने कितनी बेवकूफ़ियाँ करी थी ना, क्या बेवकूफ़ियों से हमने अपनी ज़िंदगी को परेशानियों में डाला था। शायद थोड़ी समझ अगर होती तो कुछ बेहतर कर सकते थे, कुछ ताल्लुकात लोगों से बेहतर होते हमारे। ये चीज़ें हमें ज़रूर पता चलेंगी और महसूस होंगी, शायद अभी भी हमें होती होंगी, चाहे हम किसी को रियलाइज़ कराएं ना कराएं, बोले ना खुलकर। तो इमोशनल इंटेलिजेंस आपके वर्क प्लेस को, आपके स्कूल में आप किस तरह एक्ट कर रहे हो, किस तरह आपके ताल्लुकात हैं लोगों के साथ, किस तरह आप उनसे कनेक्ट कर पा रहे हो, इन तमाम चीज़ों को इफ़ेक्ट करता है। इमोशनल इंटेलिजेंस आपकी फिजिकल को, हेल्थ को इफेक्ट करता है। आपको अपने एंगर को कंट्रोल करना नहीं आता, आप अपना खून चला रहे हैं, आप बहुत ज़्यादा अपने आप को ही अपने फिजिकल स्ट्रेस दे रहे हैं आप, और यही चीज़ें फिर जब ज़्यादा हो जाती हैं तो वो एंजाइटी अटैक्स में कन्वर्ट हो जाती हैं। कई बच्चे डिप्रेशन के मरीज़ हैं, कई पेरेंट्स महसूस भी नहीं कर पा रहे होते हमारा बच्चा इस परेशानी से, कहते बड़ा ज़िद्दी है, बदतमीज़ है, ये कहकर लेबलिंग करके हम ख़त्म कर देते हैं। टीचर दूसरी टीचर के साथ खड़े होकर बुराइयां कर रहे होते हैं, अरे ये तो बदतमीज़ है, इससे तो कुछ कहती नहीं हूँ मैं, छोड़ दिया मैंने इसके हाल पर। हमें इन चीज़ों पे करने की ज़रूरत नहीं है, हमें उन पे काम करने की ज़रूरत है। हमें इन चीज़ों को, मैंने बताया ना, प्रॉब्लम का सोल्यूशन कब निकल कर आता है। डॉक्टर भी सबसे पहले क्या करता है, डायग्नोसिस। अगर उसको पता ही नहीं है कि ये शख्स जो पेशेंट आया मेरे पास, इसको बीमारी क्या है, तो वो दवाइयाँ किस चीज़ की देगा। और हम भी एज अ टीचर, हम भी फिजिशियन ही हैं एक तरीके से, हम न्यूरोलॉजिस्ट हैं, बल्कि हम जहनी उसमें घुसते हैं, बच्चे के जहन में घुसने की कोशिश करते हैं। बच्चे के जहन में घुसने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, ये नहीं कि वो कितना जानता है, उसके इमोशंस को समझने की ज़रूरत है, और उसको ये महसूस कराने की ज़रूरत है कि ये सब चीज़ें नॉर्मल है बेटा। लोग बहुत कहते हैं ना कि तुम बहुत बदतमीज़ हो, वो बच्चे को जब इतनी बार सुनने को मिलता है ना, वो कहता है कि मैं बदतमीज़ हूँ, हाँ मैं हूँ, हाँ हूँ मैं, सुना है ना, हाँ हूँ मैं, बस कह लो। ये मत करिए, उसको इस स्टेज तक मत लेकर आइए, उसको महसूस कराइए कि हाँ बेटा आपको गुस्सा आ रहा है, सही है, टाइम लो, पानी पियो। कुछ एक्सरसाइजेज होती हैं, कुछ वर्कशॉप्स होती हैं जिनमें आपके एंगर को कंट्रोल कराया जाता है। थंब, यहाँ बताया जाता है एक नर्व होती है जो आपकी माइंड को काम करती है। जब आपको बहुत गुस्सा आए, आप अपने थंब को लीजिए और ब्लो एयर करिए तकरीबन 15 से 20 बार। एक तो काउंटिंग हुई, काउंट कर रहे हैं आप, आपका लेवल ऑफ एंगर नीचे आएगा, कामनेस आएगी, जितनी अंदर का उबाल होगा वो हवा के जरिए निकल जाएगा। शब्दों का इस्तेमाल नहीं करना पड़ेगा आपको। शब्द क्या होते हैं, तीर की तरह है जनाब, निकल गए तो बस चीर के ही निकालेंगे वापस नहीं आ सकते हैं। तो अल्फाज जिस इंसान के अंदर, कहते हैं ना कि किसी के घर आप जाओ, किसी ने आपको खिलाया नहीं कुछ भी बेहतर, काजू बादाम और पिस्ता नहीं दिया, मगर उसने मीठी तरीके से बात कर ली तो दिल में जगह बन जाती है। और किसी ने आपको सब कुछ खिलाया और दस्तरखान पे 2 अल्फाज बोल दिए, जनाब अगली बार नहीं जाना इसके घर, इस तरह इसने हमसे बात करी थी। तो अल्फाज ये होते हैं, इतनी ताकत होती है। ये मंत्री लोग किस तरह जी रहे हैं, अरे जनाब क्या कह दिया आपने जुमलेबाजियों से जी रहे हैं। अल्फाज ही ऐसे होते हैं जो आपको किसी के दिल में या तो जगह बनवा सकते हैं या जगह खाली करवा सकते हैं। अल्फाजों की इतनी मतलब अहमियत है, इमोशंस की। कई लोगों को चाटा पड़ता है, वो वहीं काम हो जाते हैं, और कई लोगों को वहीं चाटा पड़ता है, वो कहते हैं तुमने एक मारा 2 और मिल जाएंगे आपको तोहफे में। हमें ये चीज़ करने की ज़रूरत नहीं है। तो इमोशनल इंटेलिजेंस आपके एंगर को, आपके स्ट्रेस को मैनेजमेंट ही होता है, उसको आप मैनेज किस तरह करते हैं। आपकी मेंटल हेल्थ, इंडिया में रिसर्चेस हो रही हैं, डिप्रेशन सबसे ज़्यादा इंडिया के यूथ में है। मेंटल हेल्थ पे बहुत सारी वर्कशॉप्स हो रही हैं, बहुत सारा काम हो रहा है, और उस चीज़ में ये आइडेंटिफाई हुआ है कि हम लोग जहनी तौर से बहुत डिप्रेशन में हैं। हम लोग
हम लोग मतलब बेहतर नहीं कर पा रहे। जितनी प्रोडक्टिविटी हमारे अंदर है ना चीज़ों को करने की, वो चीज़ नहीं कर पा रहे, क्योंकि हम चैनलाइज नहीं कर पा रहे अपनी एनर्जी को। और चैनलाइज क्या हो रहा है? सारा गुस्सा, सारा उबाल कर दिया और चीज़ नहीं कर पाए। ऑफिस वर्क प्लेस में गए, स्कूल में आए, सारा गुस्सा कर दिया, जहाँ पर परफॉर्मेंस अपनी दिखानी थी वहाँ हम नहीं दिखा पाए। तो ये तमाम चीज़ें, योर रिलेशनशिप, हमारे आसपास जितने लोग हैं उनकी लेवल ऑफ इंटेलिजेंस, उनकी अंडरस्टैंडिंग हमें होने की बहुत ज़रूरत है। कहते हैं ना कि सबसे ज़्यादा जो परेशानी आती है वो आती है जनरेशन गैप में। एक बुज़ुर्ग लोग और एक जवान, सबसे ज़्यादा कन्फ्लिक्ट उन दो लोगों में होता है, एक टीचर एक स्टूडेंट, क्योंकि उसमें भी जनरेशन गैप है। हम उस दौर से, मुझे लगता है कि कई लोग कहते हैं ना तुम छोटे हो, तुम्हें समझने की ज़रूरत है, वो तो बड़े हैं। बट मुझे ये लगता है, शायद ये नहीं कि मैं छोटी हूँ तो मेरे से ऊपर बड़े लोग बैठे हैं, बट मुझे लगता है कि हम जिस स्टेज पे अभी आ गए हैं वो हम दौर जी कर उस पे आए हुए हैं, मगर जो नीचे बैठा हुआ इंसान है वो कैसे आपकी समझ लेगा? समझ रहे हैं आप मेरी बात को? जो कम एज में बच्चा बैठा हुआ है उसने अभी एडल्टहुड नहीं जी है, उसको नहीं पता ये इस बीच का खाना उसका खा लिया। मगर जो इंसान यहाँ बैठा हुआ है एक अपर एज का, वो इस दौर से भी गुजरा हुआ है। तो हम जो तमाम लोग हैं, हमारे नीचे जो बच्चे हैं, हमारे अपने जो ताल्लुकात और रिश्ते हैं, अगर हमसे नीचे हैं तो हमें उसको समझने की ज़रूरत है। और अगर आपके अंदर अपने से भी ऊपर से बड़े इंसान को समझने की सलाहियत है तो वो तो बेहतर ही समझ लीजिए, वो तो समझ लीजिए बस आपने मोक्ष प्राप्त कर लिया। आपको समझ है कि लोगों के इमोशंस को आप समझ के उनको हैंडल कर सकते हैं। तो हेल्थ आपके, और सोशल इंटेलिजेंस, सोशल पर्पस, आप कनेक्टिविटी रख पाते हैं। अगर आपके अंदर कनेक्टिविटी नहीं है, आसपास के लोगों से रिलेशंस किस तरह मेंटेन करने हैं, बट आप ये सोचते हैं कि मुझे तो जॉब मिल गई है मेरी डिग्रीज़ के बेसिस पे और मैं जो हूँ बस अपना काम करूँगी और निकल जाऊँगी, तो फिर क्या होगा? आप सर्वाइव नहीं कर सकते। वर्क प्लेस में आपको अपने टीम लीडर्स, टीम आपके जो वो कलीग्स हैं उनके साथ भी रिलेशंस बहुत इंपॉर्टेंट हैं। स्कूल में, क्लासरूम में अगर एक बच्चा है, आपके बाकी लोगों के साथ किस तरह ग्रुप है, तभी आप एक टीम लीडर हेड के तौर पे आप निकल कर आ पाते हो। जो बच्चे इस एज में ज़्यादातर हेडशिप लेते हैं, टीम लीड करते हैं, वो बच्चों के अंदर वो स्किल्स आ जाती हैं कि अपने से जो मेरे नीचे लोग हैं जिनको मुझे हैंडल करना है, अगर मैं उनको मैनेज कर पाती हूँ तो वो बच्चा आगे भी बेहतर कर पाता है, क्योंकि हम इन्फर कर लेते हैं कि वो अब अच्छा कर पा रहा है तो वो आगे भी हैंडल सिचुएशन कर लेगा। तो हमारा मेन फोकस किस चीज़ पे है? छोटे बच्चों के इमोशनल इंटेलिजेंस को सपोर्ट करने के लिए हमें इमोशनल इंटेलिजेंस को समझने की ज़रूरत है। हमें ये ज़रूरत है कि नॉलेज ही लाइफ को ईजी नहीं बनाती है, ठीक है? और हम किस तरह अपने प्रेशर, अपने ऊपर जो प्रेशर होता है उसको हम किस तरह हैंडल करें, किस तरह एक सिचुएशन में बेहतर एक्ट कर सकें, स्ट्रेस फ्री रह सकें, और किस तरह कितना बोलना है, कितना समझना है, एक अंडरस्टैंडिंग का भी लेवल हम कितना रखें, वो भी हमें एम्पैथाइज होने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। एम्पैथाइज क्या रहता है? एम्पैथी हमें रखने की ज़रूरत है कि हम दूसरे के इमोशंस और उसकी फीलिंग्स को अंडरस्टैंड करें, तभी हम उसके साथ बेहतर कर पाएंगे। अगर कोई इंसान बहुत ज़्यादा गुस्सा कर रहा है और आप एज अ सेकेंड पर्सन है तो आप एम्पैथिक रखें, आप रखें कि उसकी इमोशंस को समझें, शायद ये आज स्ट्रेस में है, इसको मुझे ज़्यादा प्रेशराइज करने की ज़रूरत नहीं है, इसके साथ ज़्यादा आज ज़रा थोड़ा सा डिस्टेंस मेंटेन रखने की ज़रूरत है, उसको स्पेस दिया जाए। और हमारे साथ क्या रहता है, जितना एक इंसान ख़तरनाक सिचुएशन में होता है, हम उसको सपोर्ट करने के बजाय उसको और पोक कर देते हैं, हम उसे और परेशान कर देते हैं, हम उसकी परेशानियों का समाधान तो नहीं निकाल रहे हैं, उसकी परेशानियां और बढ़ा देते हैं। तो हमें उन चीज़ों पे काम करने की ज़रूरत है और हमें अपने परमानेंट चेंज बिहेवियर में लेकर आना है, जिसको मैंने कहा लर्निंग। हमें इन चीज़ों पे बहुत ज़्यादा फोकस करने की ज़रूरत है, ओके? एंड हमें इमोशनली अवेयर रहना है, हमें किस सिचुएशन में किस तरह एक्ट करना है। ये चीज़ें अगर हमारे अंदर आ जाएं तो मुझे लगता है हम अपनी निजी ज़िंदगी को, अपनी ही लाइफ को बहुत बेहतर कर सकते हैं। और ये तमाम लोग, मुझे शायद अपना क्या मैं ज़्यादा जिक्र करूं, हम तमाम लोग जानते हैं कि हम कहाँ कहाँ बेहतर हैं और कहाँ कहाँ नहीं है। और जो मुझे लगता है कि एक खाना हमेशा भरा खाली रहता है, वो हमारा पर्सनल लाइफ का रहता है। प्रोफेशनल में तो ये रहता है कि हमें टारगेट दिया गया, गोल दिया गया, ये आपको करना है, आप वहाँ कर लेते हैं।
बट इमोशनल इंटेलिजेंस आपके पर्सनल रिलेशंस को करती है इफेक्ट, और यही चीज़ आपके वर्क प्लेस को भी इफेक्ट कर सकती है। अगर आप पर्सनल लाइफ में सेटिस्फाइड नहीं है तो वही मेंटालिटी के साथ आप वर्क प्लेस पे आते हो और वो चीज़ आपको इफेक्ट करती है। बच्चे जो होते हैं इसी चीज़ को कैरी फॉरवर्ड करते हैं। अगर उनको वो हैंडल करना आ जाए तो वो आगे भी बेहतर परफॉर्म कर सकते हैं, क्योंकि ज़्यादा फोकस तो एजुकेशन सिस्टम किस पे कर रहा है, आई के ऊपर। स्पून फीडिंग हो चुकी है। सीबीएसई में पहले 70-80 लाना, जब मैं अपनी एज उस पर थी तो 80 हाईएस्ट स्कोर होते थे, और आज जब पीछे पलट के देखती हूँ तो 98 पे दिल्ली यूनिवर्सिटी की कट ऑफ रुक जाती है। 4th कट ऑफ जो आती है वो 98 पे रुक गई। उसके नीचे के बच्चे सीट्स लेके बैठे हुए हैं। मगर जब वो बच्चे कॉलेज स्फेयर पे आते हैं, प्लेटफॉर्म पे आते हैं, वहाँ को करिकुलर एक्टिविटीज़ होती हैं, वहाँ पर प्रेसिडेंट और इलेक्शंस, ये तमाम चीज़ें, तो वहाँ पर बहुत ज़्यादा एक स्कूलिंग में आपकी क्या पर्सनालिटी निकली, वो निचोड़ उनका वहाँ दिखता है। जो बच्चे वहाँ पर बहुत ज़्यादा परफॉर्म करते हैं, को करिकुलर एक्टिविटीज़ में करते हैं, तो जो हमारा मेन मकसद है वो यही है कि अपने, क्योंकि गुस्सा बहुत ज़्यादा सभी के अंदर है, उसको अगर कंट्रोल करना आ गया, इमोशंस को करना आ गया, तो हम ओवरकम कर सकते हैं अपनी प्रॉब्लम्स को, हम उनसे उभर सकते हैं। और बच्चों की इस तमाम स्टेज को हमें बहुत ज़्यादा समझने की ज़रूरत है। सर नेक्स्ट स्लाइड। कुछ इमोशनल इंटेलिजेंस मैंने बताया ना, कभी भी सीखा जा सकता है। ये एक वक्त नहीं होता कि हम इसी एज पे स्कूलिंग पे ही हम सीखेंगे या कॉलेज लेवल पे हम आकर ही सीखेंगे, इसकी कोई उम्र नहीं है। अगर आज हमें अपने इमोशनल इंटेलिजेंस पे काम करना है तो आज से मैं काम करना शुरू कर सकती हूँ। मैंने बताया ना, कोई चीज़ ख़त्म नहीं की जा सकती कि मैं कह दूँ कि मैं अपना गुस्सा बिल्कुल ख़त्म कर दूँगी, नहीं, मैं उसका लेवल कम कर सकती हूँ, और शायद कम करते करते मैं एक डेडलाइन तक आ जाऊँ, हो सकता है, मगर पूरी तरीके से नहीं हो पाती है। तो वो चीज़ हमें समझने की ज़रूरत है, ठीक है। और उसके साथ हमें ये समझने की ज़रूरत है कि हमें अपनी नॉलेज को कहाँ इस्तेमाल करना होगा, कंटेंट नॉलेज को, इमोशनल इंटेलिजेंस को, ठीक है। एंड आप ये नहीं कि अगर आप अपने वही वाली बात कि आप बहुत ज़्यादा नॉलेजेबल है तो आप लाइफ में सक्सेसफुल रहेंगे। बहुत ज़्यादा कई एग्जांपल्स हैं जिसमें मैंने बताया कि साइंटिस्ट लैक करे हैं। एल्बर्ट आइंस्टाइन बताते हैं, अगर आप लोगों ने नेशनल ज्योग्राफी पे पूरा एल्बर्ट आइंस्टाइन पे पूरा एक एपिसोड आया था जिसमें वही दिखाया था कि वो दुनिया के बताते हैं कि दुनिया में इतना कलेक्टिवली, एक कैलकुलेशन है कि 5 to 10% इंसान ने कलेक्टिवली अपने दिमाग का इस्तेमाल करा है, बट एल्बर्ट आइंस्टाइन अकेले वो शख्स थे जिन्होंने 7% अपने ब्रेन का इस्तेमाल किया था। बाकायदा उनका ब्रेन का जो स्ट्रक्चर था, जो साइज़ था ब्रेन का, वो बाकी लोगों से भी बड़ा था। जो एक नॉर्मल एक एज एक इंसान की होती है और जो यूनिवर्सल एक साइज़ बताया गया उससे ज़्यादा था, और राइट हेमिस्फेयर उनका ज़्यादा था। तो मगर उनके पर्सनल लाइफ में वो बहुत ज़्यादा पीछे थे। इमोशनल इंटेलिजेंस, कई सारे लोग होते हैं जो कॉग्निटिव डेवलपमेंट उन लोगों का बहुत ज़्यादा हो जाता है, मगर सोशल इमोशनल इंटेलिजेंस उन लोगों के पीछे होते हैं, वो उनका डेवलपमेंट उसमें नहीं होता। एरिक एरिक्सन, उन्होंने 8 स्टेजेस ऑफ सोशल इमोशनल इंटेलिजेंस की बताई। उन्होंने बचपन से लेकर इन्फेंट, जब बच्चा पैदा होता है 0 एज से लेकर उन्होंने पूरी ओल्ड एज तक स्टेजेस के तौर पर उन्होंने चीज़ें एक्सप्लेन करी हैं। बच्चा जब छोटा होता है तो उसको चीज़ें नहीं पता होती हैं कि वो बस आउटर वर्ल्ड देख रहा होता है, फिजिकल वर्ल्ड देख रहा होता है। फिर थोड़ा सा बढ़ता है, वो उस टॉयलेट ट्रेनिंग की स्टेज पे आता है। अगर उस स्टेज पे आपने बच्चे को उसको बहुत अलग तरीके से ट्रीट, अच्छा तुमने कर दिया यहाँ पर, उसको बहुत हकार तरीके से आपने उसको बोला, तो वो कहता है कि ओह मैंने कुछ गलत कर दिया। बच्चे को ज़्यादा समझ नहीं आ पाता है, मगर उसको ये फील हो जाता है कि मैंने कुछ गलत कर दिया। तो आप उसको ये बोलो दिस इज़ वेरी नॉर्मल, कोई बात नहीं। तो आप उस चीज़ों को हल्के स्लोली एंड स्टेडली उस पर काम करना शुरू कर देते हैं। फिर थोड़ा बच्चा बढ़ता है, स्कूल एज पे आता है, कॉम्पिटेंस बढ़ जाता है। उसने अब तक अपने घर में अपने पड़ोस के बच्चे देखे थे, वो जब स्कूल लेवल पे जाता है तो उसको बहुत बच्चे दिखते हैं, वहाँ कंपटीशन दिखता है, उसको बहुत वैरायटी के स्टूडेंट्स दिखते हैं। वहाँ पर उसको एक सेंस ऑफ सिक्योरिटी फील करने की ज़रूरत होती है एज ए स्कूल टीचर। उसके बाद वो एडोलेसेंस एज पे जाता है। एडोलेसेंस एज पे उसको आइडेंटिटी क्राइसिस होती है। हमें उस चीज़ को समझने की बहुत ज़रूरत है कि बच्चा किस जहनीत से गुजर रहा है,
जो फिजिकल प्यूबर्टी एज चल रही है, दिस इज़ वेरी नॉर्मल, तमाम लोग गुजरे हैं, हम भी गुजरे हैं। उस चीज़ से रिलेटेड अगर बच्चा अपने इमोशंस शो करे तो आप उस चीज़ को सुनिए, समझिए, उस पर काम करिए। और आगे स्टेज होती है जब आप अपने एडल्टहुड की तरफ जा रहे होते हैं, आपको अपने करियर सेटअप करना होता है, तो वहाँ पर भी आपकी ये तमाम जो स्टेजेस हैं ना, इसमें हम किसी भी स्टेज पर EQ पे काम कर सकते हैं और हमें लोअर स्टेज से EQ पे काम करने की ज़रूरत है टिल ओल्ड एज तक। 4 चीज़ें हैं: सेल्फ मैनेजमेंट, सेल्फ अवेयरनेस, सोशल अवेयरनेस और रिलेशनशिप मैनेजमेंट। ये 4 एट्रीब्यूट्स हैं जिनको हम इमोशनल इंटेलिजेंस के तौर पे डिफ़ाइन भी करते हैं। अगर हम इन 4 चीज़ों पे काम करने लग जाएं तो हम अपनी लाइफ को बेहतर कर सकते हैं, जिसको मैं अभी आपको एक्सप्लेन करूँगी। जो फर्स्ट की है सेल्फ मैनेजमेंट, हमें अपने इमोशंस को मैनेज करने की ज़रूरत है, अपने डिसीजंस को हमें कंस्ट्रक्ट करने की ज़रूरत है। हर इंसान के अंदर डिसीजन मेकिंग एबिलिटी नहीं होती। कहते हैं ना कि गुस्से में फैसले मत लीजिए, क्यों कहा जाता है, और खुशी के मौके पर वादे मत कीजिए। जज्बात में होता है इंसान, अरे पार्टी दूंगा पार्टी, वो पार्टी मिलती नहीं है हमें कभी। और गुस्से में ज़्यादातर बहुत चीज़ें होती हैं जो हम फैसले ले लेते हैं। तो अपने इमोशंस को कंस्ट्रक्ट करना, डिसीजन मेकिंग एबिलिटी, अगर हम इस लेवल पे हैं कि हम डिसीजंस ले सकते हैं, तो समझ लीजिए कि हमें अथॉरिटेटिव होने की ज़रूरत नहीं, बल्कि ये समझने की ज़रूरत है कि बहुत बड़ी जिम्मेदारी मिली है हमें, और उस जिम्मेदारी को हमें बखूबी निभाना है। और वो चीज़ें किसी की लाइफ को अफेक्ट ना कर दें, हमारे फैसले, वो बहुत ज़रूरी है। हम कई बार वालिदैन होने के नाते कई फैसले कर लेते हैं, नहीं हमने मना कर दिया तुम्हें। अब उस बच्चे की ज़हनियत तो सोचिए वो किस दौर से गुजर रहा होगा, उसको चाहिए था, नहीं दिया हमने। वादे करिए, या फिर आपको सिचुएशन लगती है तो आप उसको कहिए कि अभी हम नहीं ले सकते हैं, हम बाद में आपको दिलाएंगे। तो वो जो चीज़ें हैं ना, उसको कामनेस की स्टेज पे लेकर आइए। आप हर वक्त ना ये ज़िंदगी में याद रखिएगा, हर परेशानी का समाधान नहीं है। कुछ परेशानियों को हम टाल सकते हैं कुछ वक्त तक, और उसको इस लेवल तक हम लेकर आएँ जहाँ पर वो 5 minutes more, okay, I'll sum up. इमोशंस जो हैं पीसेस ऑफ इंफॉर्मेशंस हैं। हमें बहुत ज़्यादा कलेक्टिव अपने इमोशंस को, प्रेजेंट जो इमोशंस चल रहा है उसको कंट्रोल करने की ज़रूरत है। हमें अपने इम्पल्सिव फीलिंग्स को, बिहेवियर को कई जगहों पे अलाउ भी करना चाहिए। हम हर वक्त क्या कहते हैं, नहीं गुस्से को जाहिर करो, मगर कुछ सिचुएशंस होती हैं जहाँ पर अगर आप अपने इमोशंस को नहीं शो करोगे तो अंदर ही अंदर आप बर्स्ट हो जाओगे, हो सकता है। मगर यही समझ कि कहाँ हमें कैसे बेहतर एक्ट करना है, वो अगर हमारे अंदर समझ आ जाए तो हम शायद अपने आसपास के वातावरण को बेहतर बना सकते हैं। कहते हैं ना कि हम लोगों के अंदर यही तो है। मुझे जो अपना पर्सनल लगता है, मुझे लगता है कि मेरे अंदर सब कुछ है, फीलिंग्स है, इमोशंस है, सब कुछ, मगर मैं कहीं ना कहीं एक जगह पे लाके ये करती हूँ कि मुझे किस तरह कहाँ एक्ट करना है, शायद वो समझ नहीं आ पाती है ज़्यादा। जहाँ गुस्सा दिखाना चाहिए वहाँ तो खामोश हो गए, इन्नल्लाह मा साबरीन पढ़ के बैठ गए। इन्नल्लाह मा साबरीन, अल्लाह ने हम जैसे लोगों के लिए उतारी है तस्बीह, गुस्सा कंट्रोल कर रहे हैं। मगर जहाँ पर गुस्सा नहीं दिखाना चाहिए वहाँ आउटबर्स्ट करके बैठ गए, माहौल घर का ख़राब। मैं अपने बहुत पर्सनल एक्सपीरियंसेस बता रही हूँ, शायद मैं उस चीज़ से शर्मिंदगी नहीं महसूस कर रही हूँ, क्योंकि मैं एक इंसान हूँ। मैं अपना आपको बेहतर पोर्ट्रे नहीं करूँगी कि मैं बहुत अच्छी हूँ, इमोशन इंटेलिजेंस में बोलने आई हूँ। मैं अपनी निजी ज़िंदगी पे भी काम कर रही हूँ। कभी कभी शौहर को गुस्सा कर देती हूँ। बीवियों का थोड़ा हक भी होता है, हम तो जन्नत से अधिकार लेकर आए हैं। हाँ, करना भी चाहिए, थोड़ा सा कंट्रोल में रहते हैं। हाँ, अगर हम ये कहें हमें कुछ नहीं चाहिए तो वो देते भी नहीं हैं, और उन्हें अगर चूड़ियों के और मेकअप की ना डिमांड करें तो वो भूल जाता है कि हमारी भी कुछ ज़रूरतें हैं। तो हमारी चीज़ें जो हैं, हमें कहाँ बीवी होने के नाते शौहर का गुस्सा है, घर में दाखिल हुए तो हमें कहाँ कंट्रोल करके रखना है, घर में शौहर आए उससे पहले बच्चों के इमोशंस को कंट्रोल रखना है, कहाँ हमें अपने रिलेटिव्स के सामने, ये बहुत चीज़ें हैं जो हम कहीं ना हम बेहतर ही करेंगे नहीं, हम कुछ सिचुएशन में कैसे कैसे करेंगे, ऊपर नीचे रहेगा मामला। मगर यही अगर समझ हमें आ जाए कि किस जगह कैसे कितनी मिकदार में गुस्सा दिखाना और कितना नहीं दिखाना, तो शायद कुछ परेशानियों का लेवल हम कम कर सकते हैं। ठीक है सर, कहते हैं मैनेजिंग माई इमोशंस व्हील। इस व्हील को अगर हम समझ लें
और कंट्रोल कर लें तो बेहतर हो सकती है। सेल्फ अवेयरनेस, हमें पहले अपने आप को भी समझने की ज़रूरत है कि हाँ, क्या मैं जायज़ कर रही हूँ या नाजायज़ कर रही हूँ। अगर जायज़ है तो अपनी बात ज़रूर रखिए, चाहे वो एक मर्द हो एक औरत हो। मुझे लगता है कि मैंने एक किताब पढ़ी थी, मेन आर फ्रॉम मार्स वुमेन आर फ्रॉम वीनस। उसमें एक आदमी, एक शख्स जो दुनिया के हैं तमाम, मुझे लगता है तमाम लोग आप प्लीज़ ज़रूर पढ़िएगा, मैन आर फ्रॉम मार्स वुमेन आर फ्रॉम वीनस। आप अगर एक आदमी एक क्या खसूसियत का होता है, किस मिजाज का होता है, अगर आप समझ लें तो एक औरत होने के नाते आप बहुत हद तक समझ लेंगे। एक आदमी के अंदर नेचुरली डोमिनेंस होता है, वो ये लेकर पैदा होता है। शायद हमारी फैमिली का कल्चर भी रहा है कि नहीं, तुम में ताकत है, तुम्हें फैसले लेने आगे जाकर, तुम करता धरता रहोगे। एक औरत, एक आदमी होने के नाते हमें एक समझने की ज़रूरत है कि औरतें जिस्मानी तौर से बहुत तकलीफ़ों से गुजरती हैं, उनके इमोशंस में बहुत ऊपर नीचे उछाल नीचे रहता है, वो कहीं ना कहीं इतना एक्सपोजर नहीं रहता कि वो अपने इमोशंस एक्सप्रेस कर सके, उनको बाहर नहीं जाने की इतनी इजाज़त हो पाती है, वो अंदर ही अंदर रहती है। उनको कहाँ कुछ दोस्तों से बाहर जाकर वो चाय पी पाएँ, वो ओखला हेड पे खड़े होकर दम टी। हम लड़के जाते हैं तो थोड़ा ये मिल जाता है एंजॉयमेंट, हमारा गुस्सा निकल जाता है, मगर औरतें अगर अंदर कुड़ रही हैं तो वो अंदर ही कुड़ रही हैं। तो एक आदमी होने के नाते हमें उन तमाम चीज़ों को अगर हम समझ पर, इस पर वर्क करने लग जाएं, तो मुझे लगता है कि हम एक दूसरे की पोजीशन समझ लेंगे ना, तो बेहतर ही कर सकते हैं। एक टीचर स्टूडेंट की पोजीशन समझ ले तो वो बैलेंस कर सकती है। थोड़ा सा मैं 2 मिनट बस आपसे लूँगी, सिर्फ 2 मिनट। सेल्फ अवेयरनेस, समझिए अपने इमोशंस को, उस पर वर्कआउट करिए, ठीक है। सेल्फ अवेयरनेस, अगर मैं खुद को ही नहीं जानती होंगी ना तो मैं काम नहीं कर पाऊंगी। जो इंसान खुद को नहीं समझ सकता वो दूसरे को समझ नहीं पाएगा। मैंने क्या कहा, मैं इंसान हूँ, मैं गुस्सा करती हूँ, मैं खुद समझ चुकी हूँ, मुझे तो इतना मोक्ष प्राप्त हो गया है, अब मेरा काम है दूसरों को समझने का, ठीक है। नेक्स्ट, सोशल अवेयरनेस। सोशल अवेयरनेस, आसपास के लोगों को भी समझने की ज़रूरत है। अब मैंने खुद को समझ लिया, अब ज़रा दूसरों को भी समझने के लिए निकलते हैं, थोड़ा सा हम अपना स्फेयर बढ़ाते हैं। तो जहाँ पर हम अपना माइंडफुलनेस, हमें जहनी बहुत ज़्यादा ओपन रखने की ज़रूरत है, हॉरिजन। अगर मैं बोलूँ ये जो LGBT होते हैं बहुत गलत होते हैं, हर इंसान की अपनी जहनी है, साइकोलॉजिकल डिस्टर्बेंस है कहो या साइकोलॉजिकल उनके इम्बैलेंस कह लो, बट हमें उस चीज़ को समझने की ज़रूरत है। उन लोगों को ये मत बोलो अरे तुम ऐसे हो, नहीं, अल्लाह ने हर किस्म का हर इंसान बनाया है। कब इंसान किस स्टेटस में किससे गुजर रहा है उस चीज़ को हम नहीं आइडेंटिफाई कर सकते हैं। और जिस दिन हम खुद को समझ लेंगे, सेल्फ अवेयरनेस जिस दिन हो गया, तो हम दूसरे को गलियाएंगे नहीं, ज़्यादा नहीं गलियाएंगे, गलियाते तो हैं हम, ज़्यादा नहीं कहेंगे क्योंकि हम अपनी खामियों को भी पहचान चुके होंगे, तो हम दूसरे को ज़्यादा नहीं कहेंगे। सेल्फ अवेयरनेस एंड रिलेशनशिप मैनेजमेंट। रिलेशनशिप मैनेजमेंट में हमें बहुत अपने ब्रेन के जो पार्ट्स हैं, इमोशंस, वो बहुत ज़्यादा काम करते हैं, हमें उन पे वर्क करने की ज़रूरत है, हमें एम्पैथिक होने की ज़रूरत है, हमें तमाम ताल्लुकात रिश्तों को समझने की ज़रूरत है, ठीक है। और हमें अपने जो क्लोज़ वन है उनको अपॉर्चुनिटीज़ देनी चाहिए ग्रो करने की, क्योंकि अगर आपके आसपास के ताल्लुकात के लोगों को आप उनको उनके करियर में, उनके पर्सनल स्फेयर पे उन्हें ग्रो करने की कोशिश, उनको सपोर्ट करते हैं, तो वो भी बेहतर इंसान आपकी ही फैमिली को सपोर्ट करेगा। आपके जो भतीजे भांजी होंगे, तमाम जो रिश्ते हैं हमारे आसपास के, तो हमें अपने रिलेशनशिप मैनेजमेंट ही सबसे मुझे एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर लगता है, EQ का। जो इंसान इसमें है, जिसको पता है अपने आसपास के रिश्तेदारों को, रिश्तों को संभालना आता है, तो बेहतर है। जो इंसान कहते हैं ना, रिश्तेदार अगर गवाही दे दें कि नहीं ये बेहतर इंसान है, समझ लो तुम दुनिया के बेहतर इंसान हो, क्योंकि रिश्तेदारी कम ठप्पे लगाते हैं, लेबलिंग लगाते हैं कि हाँ तुम बेहतर हो। तो एक इंसान के रिलेशंस अपने मैनेज किस तरह हो रहे हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट स्लाइड। ये तमाम चीज़ें हैं जिन पे हमें बहुत हेल्दी कॉपिंग स्किल्स, हमें कुछ ऐसे एग्जाम्पल्स बच्चों के सामने रखने चाहिए, कुछ बुक्स एग्जाम्पल्स, कुछ ऐसी स्टोरीज़ के जिक्र करना चाहिए जिसमें जैसे मिल्खा भाग फिल्म, अगर बच्चा एथलीट में है तो हम वो फिल्म दिखा के बच्चों को इंस्पायर कर सकते हैं कि देखिए वो प्रॉब्लम्स आई थी, वो फेल हुआ था, बट किस तरह उसने उस चीज़ को कोप अप करा और आगे बढ़ा। मैरी कॉम, बहुत सारी बायोपिक्स आ रही हैं, आप ऐसे एग्जाम्पल्स कर सकते हैं। अब कई सारी मूवीज़ आती हैं, मुझे कई एग्जाम्पल्स देने की ज़रूरत नहीं, आप लोगों के जहन में भी बहुत सारी आ रही होंगी, तो हमें बच्चों के सामने एक सेट एग्जाम्पल करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। बच्चों को उनके लेबलिंग करिए आप उनके इमोशंस को। यस, आप एक क्लास में रखा करें इमोटिकन्स, व्हाट्सएप सब यूज़ कर रहे हैं, ज़्यादा बातें करने की ज़रूरत है, इमोटिकन का एक बटन आप दबाइए जिसमें आप एक्सप्रेशन हैं, स्माइलिंग, गुस्से वाला, सोने वाला, आप तमाम चीज़ें सेंटेंस में नहीं लिखते, वो एक लेबल, जो एक लेबलिंग होती है इमोटिकन का, वो सारे आपके जज्बातों को
शो कर देता है। तो हमें बच्चों को वही, अगर बच्चा नहीं बोल पा रहा है तो आप वो इमोटिकन्स उनके सामने रखिए, आप बताओ बेटा आप ये फील कर रहे हो, तो आप उस तरह शो कर सकते हैं। आप बच्चों के अंदर डेवलप करें प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स। हमने आइडेंटिफाई कर लिया, समझ लिया, अब क्या वक्त है उसको सॉल्व करने का। तो मैंने अपना सेशन थोड़ा समराइज़ किया है। सो आई होप आप लोग मेरे से कनेक्ट कर पाए होंगे, कुछ समझने की कोशिश करी होगी, और इंशाल्लाह मैं उम्मीद करती हूँ आप लोग जहाँ पर भी जाएँ बेहतर एक इंसान ही बन सकें इंशाल्लाह हम सब। थैंक यू सो मच।